हेलो, आई शशि भूषण तिवारी वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम आईआईटी जेईई 1995 में आए हुए रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को आप में से कई लोगों ने पहले भी किया होगा, पर मैं आज के अपने वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स के यूजुअल डाउट्स को भी इन्वॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय स्टूडेंट्स के मन में किस तरह के सवाल उठते हैं, क्या डाउट्स आते हैं, उनको भी आज के इस डिस्कशन में शामिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रोटेशनल मोशन चैप्टर का ये क्वेश्चन कहता है, ए रेक्टेंगुलर रिजिड फिक्स्ड ब्लॉक हैज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एज। अ सॉलिड होमोजेनियस सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली एट रेस्ट विथ इट्स लेंथ पैरेलल टू द एज सच दैट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर एंड एज ऑफ द ब्लॉक आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन एज शोन इन द फिगर। बहुत सारे लोग तो ये 1, 2, 3, 4, 4.5 लाइन पढ़ते पढ़ते ही परेशान हो जाते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो डायग्राम दिया गया है ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। डायग्राम को देखिए, सिचुएशन साफ समझ में आ रही है। अब इसे पढ़िए, एक सांस में पढ़ेंगे, समझ जाएंगे क्या कहा गया है। ये एक फिक्स्ड रिजिड ब्लॉक है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इसको इसके किनारे पे रखा गया है और इस सिलेंडर की एक्सिस इस ब्लॉक के एज के पैरेलल है, जिसका सीधा मीनिंग है जो दिख रहा है कि जो एक्सिस है वो बिल्कुल इस एज के ऊपर है। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रेजेंट एट द एज। मैंने जानबूझकर इसको अंडरलाइन किया है, सफिशिएंट फ्रिक्शन। कितना बड़ा फ्रिक्शन पता नहीं, सफिशिएंट। सफिशिएंट फॉर व्हाट? सफिशिएंट फॉर मीटिंग द कंडीशंस डिस्क्राइब्ड इन द क्वेश्चन एक्चुअली। We will come to it later on. So that a very small displacement causes the cylinder to roll off the edge without slipping. Very small displacement given to the cylinder causes it to roll off the edge without slipping. Okay. Determine the angle through which the cylinder rotates before it leaves contact. The speed of the center of the mass of the cylinder before it leaves contact. And the ratio of the translational to rotational kinetic energy of the cylinder when its center of mass is in horizontal line with the edge. अगर आप में से किसी ने ये क्वेश्चन पहले ट्राई नहीं किया है तो ऑफ कोर्स स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको ट्राई कीजिए। बट मैंने 2 और क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं विच आर रिलेटेड टू डाउट्स ऑफ स्टूडेंट्स यूजुअली आस्क्ड while they attempt this question. What speed the cylinder shall be imparted so that it loses contact immediately? सिलेंडर को किस स्पीड से पुश किया जाए जिससे कि पुश करते ही वो कांटेक्ट छोड़ दे एज के साथ? व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर जस्ट बिफोर इट लीव्स? जैसे कांटेक्ट छूटने वाला है उसके ठीक पहले सिलेंडर का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? तो सबसे पहला सवाल जो बच्चों के दिमाग में आता है कि अगर ऐसे किनारे पे रखे हुए सिलेंडर या बॉल को हम पुश कर दें तो वो तो सीधा नीचे गिर जाएगा। व्हाई इट विल रोल? क्वेश्चन की बनावट को देखिए, लैंग्वेज को देखिए, बहुत जेंटली पुश किया गया है ऐसा नहीं लिखा है। स्पीड देने की तो बात ही नहीं है, मतलब कंफ्यूजन ये होना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इस सिलेंडर को आपने कोई स्पीड वगैरह नहीं दिया है, आपने इसको जस्ट थोड़ा सा ऐसे घुमाया, बिल्कुल थोड़ा, स्पीड नहीं दिया, छोड़ दिया। तो इनिशियल स्पीड देने की तो बात ही नहीं कही गई है क्वेश्चन में, तो ये मन में डाउट होना ही नहीं चाहिए सबसे पहली चीज, राइट? इस सिलेंडर को इनिशियली एक बेहद छोटा, कितना छोटा? जितना छोटा आप सोच रहे हैं उससे भी छोटा। क्वेश्चन सेज स्मॉल, तो वेरी स्मॉल, इनफैक्ट वेरी वर्ड की जरूरत भी नहीं थी। अगर स्मॉल ही लिखा होता तो भी इसका मीनिंग यही होता कि आप जितना छोटा सोच रहे हैं उससे भी छोटा डिस्प्लेसमेंट, बेहद छोटा। तो पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि ये रोलिंग शुरू हो जाए। कैसे रोलिंग शुरू हो रही? राइट नाउ ये सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास, ये 2 डायमेंशनल डायग्राम ही काफ़ी है इसको समझने के लिए। सिलेंडर की जगह आप डिस्क इमेजिन कर सकते हैं। सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास एज के ठीक ऊपर है। तो इस वक्त कोई कारण नहीं है, एटलीस्ट एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, कोई कारण नहीं है कि ये चल पड़े। नॉर्मल रिएक्शन और mg परफेक्टली बैलेंस्ड है, ना तो कोई टॉर्क है ना ही कोई नेट फोर्स है। तो किसी ने आके इसको ऐसा थोड़ा सा घुमाया जैसा इस ड्राइंग में मैंने दिखाया है। घुमाने का यहाँ मीनिंग है, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए मैंने ड्रॉ किया येलो डॉट, ये सिलेंडर का एक पॉइंट है, एज का नहीं। इस सिलेंडर का पॉइंट ए अभी भी एज के कांटेक्ट में है और आपने
इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं घुमाना है इसको, ऐसा घुमाने से क्या होगा, कुछ नहीं, जहाँ है वहीं रहेगा। ऐसा रोटेशन नहीं देना है इसको, रोटेशन ऐसा देना है कि ये जो लाइन है ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाए। अब जैसे ही इस पोजीशन पे आया तो mg का एक डेफिनेट टॉर्क है इस पॉइंट के अबाउट में, और ये मूव तो करेगा। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, सेंटर को जैसे ही यहाँ से यहाँ किया, अब ये मूव तो करेगा। तो क्वेश्चन का मीनिंग यही है कि आपने इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, कोई स्पीड नहीं है, छोड़ दिया। तो इस बनावट में, क्वेश्चन के इस बनावट में, इसको इमीडिएटली बाहर आ जाना चाहिए, ये तो सोचना ही जायज़ नहीं है। कोई पुश तो किया नहीं गया है। बहरहाल मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है पार्ट डी और पार्ट ई बना के, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे ओरिजिनल में, मैंने 2 और क्वेश्चन यहाँ जोड़े हैं। पार्ट डी है, व्हाट स्पीड द सिलेंडर शैल बी इम्पार्टेड सो दैट इट लूजेज कॉन्टैक्ट इमीडिएटली। अगर स्पीड देने की बात है, अगर मैं इसको पुश करना चाहता हूँ तो कितने स्पीड से पुश करूँ जिससे कि कॉन्टैक्ट इमीडिएटली छूट जाए, एकदम छूट जाए, ये सिलेंडर हवा में ही चला जाए। इसके लिए मुझे इसको कम से कम कितनी स्पीड देनी चाहिए। तो देखिए, ये जो सेंटर है सिलेंडर का, वो पॉइंट ए से आर डिस्टेंस पे है, तो कांटेक्ट बना हुआ है। हो सकता है कि सिलेंडर का पॉइंट ए की जगह बी कांटेक्ट में आ जाए। बात को समझिए, अब मैं स्पीड की बात कर रहा हूं। सपोज आपने सिलेंडर को एक पुश दिया, इसको एक धक्का दिया आगे की तरफ। अगर आपने इसको एक धक्का दिया तो थोड़ी देर में यही सिलेंडर कहीं ऐसा शिफ्ट हो गया। 1 मिनट के लिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात करते हैं, बात को समझने के लिए। लेट अस से आपने इसको हॉरिजॉन्टल पुश दिया और ये सेंटर यहां आ गया थोड़े समय में, बिल्कुल छोटे से टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, ये सेंटर यहां आ गया। पर ऐसा नहीं हो सकता। एक फाइनाइट टाइम में अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल फॉल भी होगा। तो क्वाइट नेचुरल है कि ये जो सिलेंडर है, जितनी देर में इसका सेंटर यहां से आ गया, उतनी देर में ये कुछ नीचे भी आया होगा। दैट मीन्स ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट यहां नहीं मिलके आपको थोड़ा नीचे मिलेगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इनफैक्ट ये नीचे नहीं आ रहा है, और इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूं। तो अगर आप 1 मिनट इमेजिन करें कि आपने इसको एक स्पीड दी है छोटी मोटी ही, तो एक डेल्टा टी टाइम में सेंटर आगे तो बढ़ा, पर उतनी देर में नीचे भी आया। ये सेंटर पॉइंट की दूरी अगर पॉइंट ए से आर है तो अभी भी कांटेक्ट है। हाँ, ये ऑब्वियसली ऐसा हो गया होगा कि ये जो पीला डॉट है सिलेंडर पे, वो पीला डॉट शायद यहां आ गया, और ये जो पर्पल डॉट मैंने बनाया था, ये पर्पल डॉट आकर यहां बैठ गया। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ये सिलेंडर का ओरिजिनल पोजीशन था, ये थोड़ा आगे खिसका, नीचे बैठ गया, तो ये पॉइंट बी यहां कांटेक्ट में आ गया। बट कांटेक्ट पॉइंट ए से बी हो गया, रबिंग हो गई, स्लिप कर गया। क्वेश्चन कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, स्लिपिंग हुई ही नहीं। स्लिपिंग नहीं हुई का मतलब इस क्वेश्चन में ये है कि सिलेंडर का पॉइंट ए जो कि एज के कांटेक्ट में है, वो कहीं नहीं जाएगा। नॉर्मली एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जब आप रोलिंग पढ़ते हैं तो ये कांटेक्ट पॉइंट की स्पीड तो 0 है इंस्टेंटेनियसली, बट इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 नहीं है। ये कांटेक्ट पॉइंट लगातार बदल रहा होता है। अभी ये पॉइंट कांटेक्ट में है, फिर ये पॉइंट कांटेक्ट में है, फिर ये पॉइंट कांटेक्ट में है, और इस प्योर रोलिंग मोशन में आप देखते हैं कि सेंटर की दूरी इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर से तो आर बनी हुई है, पर ये कांटेक्ट पॉइंट्स के नाम, अगर ए कांटेक्ट में था तो अब बी कांटेक्ट में आ गया, ए यहां चला गया, थोड़ी देर के बाद सी कांटेक्ट में आ गया, बी और ए यहां चले गए। तो कांटेक्ट पॉइंट चेंज हो रहा है, पर इस पॉइंट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर 0 है। यहां पे इस बात की संभावना ही नहीं है। अगर इस सिलेंडर को हमारे एज के कांटेक्ट में रहना है तो इसका मीनिंग हुआ कि सेंटर की दूरी ए से आर के बराबर है, विच सिंपली मीन्स कि ये जो सेंटर है वो खुद एक सर्कल के ऊपर चलेगा जिसका रेडियस आर है। इट कैनॉट डू एनीथिंग एल्स। सेकेंडली, ये पॉइंट बी और पॉइंट सी के यहां आने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर ये पॉइंट एक सिंगल पॉइंट कांटेक्ट है,
अगर वो पॉइंट खिसका तो स्लिपिंग हो गई। यहां पे इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है पर एक्सेलरेशन 0 नहीं है। नेक्स्ट मोमेंट पे ये पॉइंट कांटेक्ट में आया, अब इसकी वेलोसिटी 0 है, तब तक इसके पास वेलोसिटी आ चुकी है। यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का चेंज होना अलाउड है, लेकिन यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो फिक्स्ड है। तो बेसिकली रोलिंग वर्ड को हम प्योर रोटेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। यहां ये जो सिलेंडर या डिस्क जैसी चीज है वो इस पॉइंट के अबाउट, इस रादर एक्सिस के अबाउट एक फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रही है। ये पूरा का पूरा डिस्क या सिलेंडर ऐसा है जैसे कि यहां पिनअप कर दिया गया है और ये जस्ट ऐसे घूम रहा है। इसी को क्वेश्चन में रोलिंग कहा गया है, इसी को क्वेश्चन में रोलिंग कहा गया। इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में छोटा सा फर्क है। अगर कांटेक्ट है तो सिलेंडर का सेंटर पॉइंट ए से आर दूरी पे ही रहेगा। अगर कांटेक्ट है, सिलेंडर का सेंटर आर दूरी पे रहेगा, मतलब सिलेंडर का सेंटर आर रेडियस के सर्कल के ऊपर चल रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब ये पीला डॉट जो सिलेंडर पे है वो एज के कांटेक्ट में है। इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसा कोई भी पॉइंट उसके कांटेक्ट में नहीं आ सकता, नहीं तो स्लिपिंग हो गई। ऐसा नहीं हो सकता है कि जब ये मूव कर रहा है तो इस पॉइंट, फ्लोर के इस पॉइंट के कांटेक्ट में इसके मल्टीपल पॉइंट्स आ जाए, नहीं, वो एक ही पॉइंट तो कांटेक्ट में है। और जब ये रोल करता हुआ आगे निकला तो बस निकल गया। कोई एक पॉइंट इसके कांटेक्ट में, पॉइंट बी के कांटेक्ट में आया, उसके बाद इस बॉडी का कोई भी दूसरा पॉइंट पॉइंट बी के कांटेक्ट में नहीं आया। पॉइंट बी फ्लोर पे अगर एक पॉइंट है तो ये बेसिकली जो रोलिंग है यहाँ, ये एक फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के अलावा कुछ नहीं है। सिलेंडर को किस स्पीड से पुश किया जाए कि वो इमीडिएटली कांटेक्ट छोड़ दे? अब इस सवाल का जवाब मुझे लगता है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप अगर सिलेंडर के सेंटर के मोशन पे ध्यान दें तो सेंटर आप बहुत जोर से अगर पुश करेंगे, बहुत बड़ा इंपल्स दिया अगर आपने, तो ये कुछ ऐसा मोशन करेगा। अगर ये कुछ ऐसा मोशन करेगा बहुत छोटे टाइम में, ये सेंटर हॉरिजॉन्टली काफी मूव करता है और ग्रेविटी की वजह से वर्टिकली थोड़ा कम ही नीचे आ पाता है। आपने बहुत बड़ी स्पीड दी है तो फिर कोई भी पॉइंट इसका इस एज को टच नहीं करेगा। ये सिचुएशन थी। अगर आपने बहुत जोर का पुश मारा है, सेंटर, ये तो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन हो गया पर ड्राइंग गंदा बन जाएगा, समझिएगा। सेंटर इतनी दूर आया, तब तक ये चीज़ थोड़ी ही नीचे आई तो इसका कोई भी पॉइंट इसको टच नहीं करेगा। आप थोड़ा सा ड्राइंग इसको और पास करके भी बना सकते हैं, आपको दिखेगा। तो ऐसे केस में कांटेक्ट इमीडिएटली छूट जाएगा। पर हमें इतना सोचने की आवश्यकता है नहीं। हम तो सिंपली ये सोचें कि ये जो सेंटर है अगर इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे बना है तो कांटेक्ट है, अगर डिस्टेंस आर से बड़ा हो गया तो कांटेक्ट नहीं है। पुश मारने के बाद अगर इसने कांटेक्ट छोड़ दिया तो डेफिनेटली ये सिर्फ mg फोर्स के इन्फ्लुएंस में चल रहा है। ऐसे केस में इसका पाथ पैराबोलिक ही होगा। इसके पास एक ही एक्सेलरेशन है, g डाउनवर्ड, अगर कांटेक्ट छूट चुका है तो। अगर कांटेक्ट छूट चुका है तो इसका पाथ पैराबोलिक है, और अगर इस पैराबोलिक पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर r से बड़ा हुआ तो डेफिनेटली कांटेक्ट छूट चुका है। अगर आपने कम स्पीड दी है सच दैट कि ये जो सेंटर है इसके पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे r के इक्वल है, तो इट मीन्स कि जो सेंटर है नेक्स्ट मोमेंट पे इस पॉइंट से r दूरी पे ही रहेगा। तो जैसे पुश किया वैसे ही कांटेक्ट नहीं छूटा है इसका मीनिंग। क्योंकि इसको सिंपल तरीके से ऐसे देखें कि ग्रेविटी की वजह से फॉल, सेंटर की हाइट में फॉल इतना बड़ा है कि ये कांटेक्ट छूट ही नहीं सकता। अगर हाइट बिल्कुल ना बदले और ये ऐसे खिसक जाए तो ये रत्ती भर भी खिसकेगा तो कांटेक्ट छूट गया, बट फॉल भी हो रहा है वहाँ पे। तो डेफिनेटली अगर इसको आप एक जस्ट पॉइंट मान लें, एक प्रोजेक्टाइल मान लें, और आप इसको इतनी स्पीड दे दें कि इसके पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर r के बराबर या उससे कम हो तो कांटेक्ट नहीं छूटे। कम मतलब क्या, ये पॉइंट इसके अंदर चला जाएगा? नहीं, उसी को प्रिवेंट करने के लिए तो फिर नॉर्मल रिएक्शन आएगा और वो एक्चुअली में रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से कम होने नहीं देगा। तो r से कम रेडियस ऑफ कर्वेचर संभव नहीं है यहाँ, बट जस्ट r से बड़ा हो तो ये कांटेक्ट छूट जाएगा। उसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं इस सेंटर के मोशन को, उसका पाथ पैराबोलिक है अगर कांटेक्ट छूटा है तो,
बट किसी भी कर्व के छोटे से टुकड़े को हम एक सर्कल का हिस्सा मान सकते हैं। इसके पाथ का ये टुकड़ा एक सर्कल का हिस्सा है और इसी का रेडियस, इस पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे। तो जैसे ही कांटेक्ट छूटा, इस पे एक ही फोर्स है mg, अगर वो mv² के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि mg फोर्स सफिशिएंट है इस सेंटर पॉइंट को r रेडियस के सर्कल में घुमाने के लिए। तो ये v√gr क्रिटिकल स्पीड है। इससे ज़्यादा स्पीड पे अगर आप थ्रो कर दोगे, उसको पुश कर दोगे, तो डेफिनेटली इस पॉइंट के पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर r से बड़ा हो जाएगा और ये पुश करते ही छोड़ देगा एज को। तो इससे कम स्पीड होनी चाहिए, तभी एज को नहीं छोड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में स्पीड की तो बात ही नहीं की गई है, इसको थोड़ा सा घुमा के छोड़ दिया गया है। एंगुलर एक्सेलरेशन पे हम आते हैं थोड़ी देर से, उसके पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं जो पूछा गया ओरिजिनली। देखिए, इनिशियली अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो बेसिकली आपको ये कन्विंस करने की कोशिश की कि क्वेश्चन की बनावट सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुश करते ही ये छूट के चला जाएगा। हाँ, वो स्पीड √gr से ज़्यादा स्पीड दे देंगे तो छूट जाएगा, पर वो तो कहा ही नहीं गया क्वेश्चन में। ये इनिशियल सिचुएशन है, इसी को दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। इस बार आपको समझना ये है कि जो सेंटर है वो पहले जो यहां हुआ करता था अब यहां आ चुका है। कैसा मोशन है? जैसे कि यहां पे पिन चुभो दिया गया है और इस फिक्स्ड पिन के अबाउट ये पूरी चीज ऐसे घूम रही है। तो ये सेंटर जो है r रेडियस के सर्कल पे घूमता हुआ यहां पहुंच चुका है। ये थीटा एंगल का इसका डिस्प्लेसमेंट है सामान्य। कांटेक्ट पॉइंट वही है, सिलेंडर का जो पॉइंट, या डिस्क बोल लीजिए इसको, एक मिनट। डिस्क सिलेंडर होने से एक्चुअली मल्टीपल पॉइंट्स आर टचिंग, ए लाइन इज टचिंग। डिस्क बोल लें तो डिस्क का जो पॉइंट इसको टच कर रहा है वो अभी भी टच कर रहा है। अब ये वेट फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे केस में कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं, कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं। नहीं, सरफेस देखिए, ये तो पॉइंट है थियोरेटिकली अगर देखें, डिस्क और एज की बात करें तो ये सरफेस है, इसके नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसा है और ये mg फोर्स है। इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? जरूरत है क्या किसी फोर्स की? हाँ, फ्रिक्शन की जरूरत है। फ्रिक्शन यहां पे अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं जरूरत है, कोई बात नहीं, बट थोड़ी देर से समझ में आ जाएगा हमें। बट अभी जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि चलो यहां फ्रिक्शन भी है। फ्रिक्शन टेंजेंशियल फोर्स है। टेंजेंशियल मतलब नॉर्मल के परपेंडिकुलर। तो एज का एक फ्रिक्शन फोर्स भी है। अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास r रेडियस के सर्कल में चल रहा है। न्यूटन सेकेंड लॉ में ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सही तरीके से ऐसे पढ़ा जाना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड अगर इस वक्त v है, एक मिनट के लिए मान ले कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड इस समय v है, ये r रेडियस के इस सर्कल के ऊपर चल रहा है, तो v स्पीड से चलते हुए किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर वो सर्कल पे चल रहा है तो आप सभी जानते हैं कि v²r है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में v²r है। ये a की वैल्यू जो है वो v²r है। मास m है। व्हाट इज नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन? mg cos थीटा माइनस n। सो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv²r। ये रेडियल मोशन के लिए हमने लिखा। ऑब्वियसली ये फ्रिक्शन और mg का ये कंपोनेंट, ये सेंटर ऑफ मास को अगर एक पॉइंट की तरह देखोगे, सेंटर ऑफ मास एक सर्कल पे चल रहा है, इस पीले सर्कल पे चल रहा है, तो इस सेंटर ऑफ मास के मोशन के लिए एक रेडियल फोर्स है इधर और एक टेंजेंशियल फोर्स है। अगर टेंजेंशियल फोर्स प्रेजेंट है, जो कि है, mg का एक कंपोनेंट है, और फ्रिक्शन है जो शायद बैलेंस नहीं है, कोई कारण नहीं है कि हम मान ले बैलेंस है। तो अगर टेंजेंशियल फोर्स है, विच मीन्स एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, सेंटर ऑफ मास की स्पीड बदल रही है, जो कॉमन सेंसिकल भी है कि जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा सेंटर ऑफ मास की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। बट फ्रिक्शन
स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये मायावी है, ये साइज को एडजस्ट कर सकता है। तो हम क्या फ्रिक्शन को म्यू इंटू एन लिख दें, इधर का एक्सेलरेशन लिख लें और स्पीड कैलकुलेट करें? नहीं, फ्रिक्शन हो सकता है जैसे जैसे सेंटर ऑफ मास चल रहा है फ्रिक्शन की वैल्यू एडजस्ट हो रही है, इनफैक्ट हो रही है। तो वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, तो क्या हम स्पीड निकालने के लिए एक्सेलरेशन ना पता करें? कर सकते हैं। एक्सेलरेशन को फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा स्पीड निकालने के लिए। हम उस चीज को किनारे कर सकते हैं, उस एफर्ट को कम कर सकते हैं अगर ये समझें कि इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा है। फ्रिक्शन इस पॉइंट पे एक्ट तो कर रहा है पर ये पॉइंट रब नहीं कर रहा है, और रब नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो है, प्योर रोलिंग जैसी सिचुएशन है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, सिर्फ ग्रेविटी वो फोर्स है जो वर्क कर रही है। नॉर्मल रिएक्शन भी वर्क नहीं कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट तो परमानेंट रेस्ट पे, सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही है और वो कंजर्वेटिव है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया जा सकता है। उसको यूज करके एंगल थीटा पे हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है, जिस वक्त कांटेक्ट छूटेगा, जिस वक्त कांटेक्ट छूटेगा उस समय नॉर्मल रिएक्शन जस्ट जीरो हो जाएगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया तो ये इक्वेशन हो जाएगा आपका, अगर हम नॉर्मल रिएक्शन को जीरो रखते हैं। तो जिस वक्त कांटेक्ट छूटा उस समय ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। स्पीड जो है वो आर जी वी स्क्वायर आर जी कॉस थीटा के इक्वल हो चुका है। और अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन को देखें तो क्विकली एक बार फिर से डायग्राम बना रहा हूं, देखिएगा। ये सेंटर ऑफ मास आर हाइट पे था और अब हमारा सेंटर ऑफ मास आर हाइट पे नहीं है। ये सेंटर ऑफ मास यहां था पहले, अब यहां आ चुका है। ये एंगल अगर थीटा है तो पॉइंट, इस एज पॉइंट के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की हाइट आर कॉस थीटा है। ये पहले आर थी, अब आर कॉस थीटा है। ये आर थी, अब ये आर कॉस थीटा है। तो ये जो फॉल है सेंटर ऑफ मास के हाइट में, फॉल है वो आर माइनस आर कॉस थीटा है। तो सिलेंडर की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटी है वो इतनी घटी है। ये डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यहां फिर से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, उन्हें मैंने देखा है करते हुए, मुझे पता नहीं क्यों करते हैं पर करते हैं। ये सिलेंडर के सेंटर पॉइंट की स्पीड वी है, वो फट से हाफ एम वी स्क्वायर लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तब सच होता है जब बॉडी का हर पॉइंट वी स्पीड से चल रहा हो। क्या इस सिलेंडर का हर पॉइंट वी स्पीड से चल रहा है? जी नहीं, ये सिलेंडर या डिस्क मैं बोल लेता हूं, इस पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रहा है। अगर आपको इस पॉइंट की स्पीड लिखनी है तो ओमेगा, यहां जो एंगुलर स्पीड है, इनटू दिस डिस्टेंस, इसकी स्पीड कम है। इस पॉइंट की स्पीड लिखनी है तो सेम ओमेगा इनटू दिस डिस्टेंस, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड और ज़्यादा है। अलग अलग पॉइंट अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। जब एक रिजिड बॉडी के अलग अलग पॉइंट अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं तो उसमें रोटेशन तो जरूर है। तो ये एक्सप्रेशन तो सही नहीं हो सकता है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक, हाफ एम वी स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड एनर्जी, प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट में बॉडी रोटेट कर रही है। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट में आप रोटेशन नहीं देख पा रहे हैं तो इसी चैनल पे ऑलरेडी कई वीडियोस हैं, वो 2016 वाले प्रॉब्लम का वीडियो भी देखिए, आपको दिख जाएगा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी रियली में रोटेट कर रही है। तो ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, या इन सब को किनारे करें, इस केस में कंफ्यूजन ही कहाँ है। जब हम कह रहे हैं कि ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है, ये सब क्यों सोचना? इस एक्सिस के अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इस एक्सिस के अबाउट आई 3/2 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मुझे लगता है मुझे छोड़ देना चाहिए, बट ठीक है। 4g/3r 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, दैट्स ऑल। 2 2 जा 4,
4g बाई 3r 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन क्या था? ये v और ओमेगा रिलेटेड है, v इज नथिंग बट ओमेगा आर। इस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी प्योर रोटेशन में है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट की वेलोसिटी v टू ओमेगा आर के इक्वल है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर को आप एलिमिनेट कर दीजिए तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। आपको कॉस थीटा की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो जस्ट एलिमिनेट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। आई एम नॉट डूइंग दैट। तो जिस एंगल पे कांटेक्ट छूटेगा वो एंगल पता चल गया, और साथ में उस थीटा की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपको v मिल जाएगा। उस समय सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो भी आपको मिल जाएगा। तो जब कांटेक्ट छूटा तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड आपको पता चल गई। अब क्वेश्चन में आगे ये पूछा गया है कि जस्ट एक मिनट, द एंगल थ्रू विच ये भी हो गया और ये भी हो गया है ना। द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल एनर्जी। ओके, ये थर्ड पार्ट में आपसे ये पूछा गया है कि जैसे कांटेक्ट छूट गया, देखिए आपको देखना पड़ेगा कि कांटेक्ट किस एंगल पे छूटा। यहां से थीटा एंगल घूम के कांटेक्ट छूट गया, ठीक है। नाउ कांटेक्ट छूट गया मतलब अब सिलेंडर हवा में है, सिर्फ mg फोर्स एक्ट कर रहा है। इस समय सिलेंडर का मोशन कैसा है? सेंटर चल रहा है, वो v स्पीड निकाल चुके हैं। सेंटर के अबाउट में ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। आई रिपीट, इसके पहले तक, ठीक इस कांटेक्ट के छूटने के पहले तक हम ऐसे सोच रहे थे कि ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही है। एंगुलर स्पीड इस पॉइंट के अबाउट सेम ही है। कांटेक्ट छूट गया, अब ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन नहीं कर रहा है। अभी इसका सेंटर ऑफ मास v स्पीड से चल रहा है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट में इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है। अब इसके बाद यहां से आगे जो मोशन है उसमें सिर्फ mg एकमात्र फोर्स है जो इसके ऊपर लग रहा है, और इस mg फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट में कोई टॉर्क नहीं है। टॉर्क नहीं है तो एंगुलर स्पीड में कोई चेंज होने का सवाल ही नहीं उठता, एंगुलर स्पीड नहीं बदलेगा। अब ये बॉडी जिस एंगुलर स्पीड से घूम रही है उसी से घूमती रहेगी, और ये पूरी की पूरी चीज घूम तो रही है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और सेंटर ऑफ मास एक पैराबोलिक पाथ के ऊपर चल रहा होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की स्पीड है इस समय और इसका एक्सेलरेशन g है, तो बट नेचुरल ये एक पैराबोलिक पाथ के ऊपर चल रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि थोड़े समय के बाद ये सिलेंडर ऐसे पोजीशन में होगा कहीं, अब इसको अलग से ऐसे बना दे रहा हूं, जहां सेंटर जो है वो इस हाइट पे आ गया। सेंटर इस हाइट पे आ गया। इस बीच में क्या हुआ, इसमें हमें बहुत फंसने की जरूरत है नहीं। जब सेंटर इस हाइट पे आ गया तो पूछ रहा है कि इस सिलेंडर के रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताइए। आई रिपीट, जो रोटेशनल एनर्जी यहां थी वही यहां भी है। रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल टोटल एनर्जी है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये जो सिलेंडर घूम रहा है इसकी रोटेशनल एनर्जी हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा जो आपने निकाला है वही है, ये फिक्स है, इट इज नॉट चेंजिंग। अब ये बीच में कैसा मोशन हुआ, ये घूम रहा था, कितनी देर में यहां पहुंचा, ये सब नहीं सोचना आपको। हमें सिर्फ ये सोचना है कि इस समय टोटल एनर्जी कितनी है, या इस समय सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशनल एनर्जी कितनी है। तो टोटल एनर्जी तो बहुत आसान है। सेंटर ऑफ मास जो ओरिजिनली इस लाइन से r हाइट पे था वो r नीचे आ चुका है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है mgr, यही तो टोटल काइनेटिक एनर्जी है। तो जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो होगी कितनी? ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है इस समय, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, और ये रोटेशन है। रोटेशनल एनर्जी अगर यहां 25 जूल थी तो हर समय 25 जूल है, अभी भी 25 जूल है। सेंटर ऑफ मास नीचे आया है ओवरऑल r डिस्टेंस, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी तो इतनी हो गई है। कितनी? mgr। उसमें से रोटेशनल कंपोनेंट हटा दीजिए तो यही तो ट्रांसलेशनल एनर्जी है। इन दोनों का रेशियो आपको लिखना है। एक और पार्ट क्वेश्चन में मैंने इंक्लूड किया था, मैंने ये कहा कि बताओ व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर जस्ट बिफोर इट लीव्स। नो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग।
just before it leaves, what is the angular acceleration? Just before it leaves, what does it mean? Just before it leaves, what is happening? As the cylinder rotates about this edge, the normal reaction is getting weaker and weaker. नॉर्मल रिएक्शन कमज़ोर होता जा रहा है जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है. अगर आपने इस इक्वेशन पे गौर किया हो तो आपको दिख भी जाएगा. यहाँ इस इक्वेशन को देखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई आर. अब थीटा के बढ़ने से v तो बढ़ रहा है, थीटा के बढ़ने से v तो बढ़ रहा है और cos थीटा घट रहा है. थीटा बढ़ने से cos थीटा कम हो रहा है और v बढ़ रहा है, तो नेचुरली ये नंबर तो बहुत तेज़ी से डिक्रीज कर रहा है. तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन तेज़ी से डिक्रीज होता जा रहा है. एक ऐसा पॉइंट आएगा जब नॉर्मल रिएक्शन जस्ट जीरो होने की कगार पे हो गया है. ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मान लो एक मिनट बातचीत में आसानी के लिए कि 0.000001 हो गई है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं. तो भाई जब नॉर्मल रिएक्शन जस्ट छूटने ही वाला है, तो नॉर्मल रिएक्शन जब बेहद छोटा हो चुका है तो यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भला क्या होगा? म्यू इंटू एन, बड़ी से बड़ी वैल्यू इसकी जो हो सकती है. नॉर्मल रिएक्शन जब टेंडिंग टू जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स भी तो टेंडिंग टू जीरो ही होगा. अब अगर फ्रिक्शन फोर्स टेंडिंग टू जीरो है तो इस पॉइंट के अबाउट, अगर हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखें तो किसी फोर्स का टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हुआ? जीरो हो गया. तो जस्ट बिफोर लीविंग द कॉन्टैक्ट क्या एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा? अगर जस्ट बिफोर लीविंग कॉन्टैक्ट एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो प्योर रोलिंग होगी कैसे? क्योंकि इस समय सेंटर ऑफ मास का एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है, सेंटर ऑफ मास की स्पीड तो बढ़ रही है और हम कह रहे हैं कि ओमेगा बढ़ने की रेट नहीं है, अल्फा जीरो हो चुका है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा नहीं है, तो फिर प्योर रोलिंग होगा कैसे? ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है, होना चाहिए आपको कंफ्यूज. मैं कह रहा हूँ कॉन्टैक्ट छूटने वाला है, नॉर्मल जीरो हो चुका है, तो फ्रिक्शन भी तो जीरो हो चुका है. फ्रिक्शन अगर जीरो हो चुका है तो कोई टॉर्क नहीं है, कोई टॉर्क नहीं है तो अल्फा भी तो जीरो हो चुका है, एंगुलर एक्सेलरेशन. अगर अल्फा जीरो हो चुका है बट ए है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा तो नहीं है. अगर ये नहीं है तो प्योर रोलिंग कैसे? इसका मतलब क्या कॉन्टैक्ट छूटने के पहले प्योर रोलिंग खत्म हो चुकी है? यहीं पे आता है क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका, अंदाज. ये क्वेश्चन में क्यों लिखा गया है फ्रिक्शन इज सफिशिएंट बोल के क्वेश्चन बनाने वाला चुप हो गया. क्वेश्चन बनाने वाला आपसे कह रहा है कि आप फ्रिक्शन कोफिशिएंट को लेके अपने दिमाग में कोई उलझन मत लाइए, जितनी ज़रूरत होगी उतना फ्रिक्शन कोफिशिएंट आप एज्यूम कर सकते हैं. अगर नॉर्मल रिएक्शन रियली टेंडिंग टू जीरो है तो आप ये एज्यूम कीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, बहुत बड़ा है. वो इतना बड़ा है कि बावजूद इसके कि नॉर्मल रिएक्शन एकदम छोटा होने वाला है, एकदम छोटा हो चला है, इसके बावजूद म्यू इंटू एन एक बड़ा नंबर है, एक फाइनाइट नंबर है, बड़ा नहीं तो जो रिक्वायर्ड टॉर्क है ए इज इक्वल टू आर अल्फा मेंटेन करने के लिए वो मिलेगा. क्वेश्चन कहता है एज्यूम फ्रिक्शन इज सफिशिएंट. वो प्रैक्टिकली सही है या नहीं है वो अलग बात है. एज्यूम फ्रिक्शन इज सफिशिएंट तो है. डोंट चैलेंज द क्वेश्चन. दिस इज समथिंग that you must learn right now. See you in the next video.